तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। फिर से स्टडी से प्रत्येक इस एपिसोड पे आप तमाम लोग का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखेंगे। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहते हैं ना कि कभी कभी अपराधियों का मनोबल सिर्फ इसलिए बढ़ता है क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण होता है, जिसका वो भरपूर फायदा भी उठाते हैं। आज जो आपको सुनाने वाले हैं इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसके कारण इस केस का खुलासा करने में करीब करीब 4 सालों का समय लग जाता है। और लेकिन जब 4 साल बाद जब इस पुलिस खुलासा करती है इस केस की, तो असलियत जब लोगों को पता चलता है तो वाकई में हर व्यक्ति जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर जो सवाल उठाने लगते हैं, और ये लाजमी भी था। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची वारदात मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह घटना जो होता है ये उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश राज्य के एक जिला पड़ता है प्रयागराज, और इसी प्रयागराज का एक थाना पड़ता है दारागंज, और इसी दारागंज थाने के भीतर रहने वाली उमा शुक्ला। और उमा शुक्ला का पति बहुत साल पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। उमा शुक्ला के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। बड़ी बेटी का नाम निशा, दूसरा बेटा भोला, और सबसे छोटी बेटी रचना रचना जिसका उम्र करीब करीब 19 साल है। वो 12वीं क्लास की छात्रा है। बात मैं आपसे कर रहा हूं 16 अप्रैल 2016 की सुबह के करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। दरअसल अर्चना के नंबर पे एक फोन आता है, रचना के नंबर पे, और उसके बाद स्कूटी लेकर रचना निकल जाती है घर से। जब अपने घर से रचना निकलती है तो उसके बारे में उसकी माँ उससे पूछताछ करती है। रचना कहती है कि मैं थोड़ी ही समय में वापस घर लौट जाऊंगी। जब 2 घंटे का समय बीत जाता है, रचना जब घर वापस नहीं लौटती है, उसकी माँ को अब रचना के नंबर पे कॉल करती है उसकी माँ। लेकिन अब रचना का नंबर जो है स्विच ऑफ बताता है। अब उमा अपनी बेटी के नंबर पे लगातार कई बार कॉल करती है, लेकिन हर बार रचना का नंबर स्विच ऑफ बताता है, जिसके कारण से अब उमा शुक्ला भी काफी परेशान हो जाती है। इसीलिए उमा शुक्ला इस बात की जानकारी जो अपने दोनों बेटों को दे देती है। दोनों बच्चों को, यानी निशा और भोला, दोनों शाम के समय में जब घर आते हैं, दोनों रचना के नंबर पे कई बार उन्होंने भी कॉल किया। जब उसके नंबर पे कॉल नहीं लगता है, स्विच ऑफ बताता है, रचना की हर जगहों पे ढूंढना शुरू करते हैं, तलाश करते हैं। पूरा परिवार मिल करके रचना की हर जगहों पे तलाश करते हैं, खोजते हैं, ढूंढते हैं। इसके बावजूद भी कहीं भी रचना का कुछ अता पता नहीं चल पाता है। इसीलिए शाम के समय उमा शुक्ला अपने बच्चों को लेकर के नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और रचना की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। अब पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी इस केस को बहुत सीरियस तरीके से नहीं लेती है। जैसा ही एक दिन का समय बीत जाता है, अगले दिन अखबार में एक खबर छप जाता है कि दरअसल अखबार में एक फोटो के साथ खबर यह छपता है कि प्रतापगढ़ बनारसी नेशनल हाईवे पर एक लड़की का अगजली डेड बॉडी पड़ा हुआ मिला है। वह फोटो जैसे उमा शुक्ला देखते हैं, उसे डर सताने लगता है कि उमा शुक्ला को अब ये लगता है कि शायद ये डेड बॉडी रचना का ही है। अब इसलिए उमा शुक्ला उस अखबार को लेकर के थाने पहुंच जाती है और पुलिस वालों को दिखा करके कहते हैं कि साहब, मुझे शक है कि शायद मरने वाली लड़की जो है मेरी ही बेटी रचना तो नहीं है। तो फिर पुलिस उमा की बात को नहीं सुनती है। पुलिस उमा से कहती है कि वो मरने वाली लड़की कोई और है, रचना शायद जिंदा है, हम उसकी तलाशी कर रहे हैं, जैसे वो मिल जाएगी हम सही सलामत आपके पास पहुंचा देंगे। उमा बार बार पुलिस वालों से कहती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस उमा को लेकर के उस घटना स्थल पर नहीं जाती है। लेकिन जब 4 से 5 दिन का और समय बीत जाता है, रचना का कुछ भी अता पता कहीं नहीं चल पाता है, तो उमा शुक्ला फिर से थाने पहुंचती है और पुलिस वालों को कहती है कि साहब, मुझे शक है कि शायद मेरी बेटी को गायब करने में सलमान और उसके दोस्त लकी पांडे का कहीं हाथ है। सलमान और लकी जो है दोनों दोस्त ही नहीं है, बल्कि एक ही इलाके में रहते भी हैं। सलमान के पिताजी का नाम साजिद अली होता है। साजिद अली जो एक बहुत रईस आदमी ही नहीं है, बल्कि राजनीति के भीतर भी काफी पावर है उनका। उमा शुक्ला जब इस तरह की बातें पुलिस वालों का कहती है, पुलिस सलमान और लकी पांडे के नाम पर नामदर्ज मुकदमा तो दर्ज कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी सलमान और लकी को न तो थाने में बुलाती है और न ही पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं। धीरे धीरे समय बीतना शुरू होता है, करीब करीब 1 साल का समय बीत जाता है और साल 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार बदल जाती है। और साल 2017 में उत्तर प्रदेश के भीतर बीजेपी की भाजपा की सरकार बनती है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन जाते हैं।
योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री सीएम बनते हैं उत्तर प्रदेश में, तो इधर उमा शुक्ला को भी मुख्यमंत्री को लेकर के काफी उम्मीदें बन जाती है। उमा शुक्ला को लगता है कि शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसकी जरूर मदद करेंगे, इसीलिए साल 2017 में वो योगी आदित्यनाथ को एक शिकायत पत्र लिखती है और उसके भीतर वो नजदीकी थाने के बारे में शिकायत करती है। उमा शुक्ला अपने शिकायत पत्र तो लिख देती है, लेकिन इसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ से उमा शुक्ला को कुछ खास मदद नहीं मिल पाती है। करीब करीब धीरे धीरे और 2 सालों का समय बीत जाता है, लेकिन जैसे ही करीब 3 साल का टोटल समय बीता है, साल 2019 आ जाता है, जब रचना का कुछ भी अता पता कहीं भी नहीं चल पाता, तो उमा शुक्ला के पास अब मात्र एक रास्ता बचता है, इलाहाबाद का हाई कोर्ट। उमा शुक्ला जो है साल 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के भीतर एक तहरीर दायर करवाती है, जिसके भीतर पुलिस प्रशासन की शिकायत होती है। जैसे ही याचिका दायर होती है, साल 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है पुलिस प्रशासन को फटकार लगाते हुए यह कहती है कि रचना को जल्द से जल्द तलाशा जाए। तब जाकर के पुलिस प्रशासन भी आंख खुलती है पुलिस प्रशासन की। अब पुलिस जो है इस केस को काफी सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले सलमान और उसके दोस्त लकी पांडे को अपने कस्टडी में ले लेती है और इन दोनों से रचना के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन सलमान और लकी पुलिस वालों को सिर्फ एक ही जवाब देते हैं कि साहब हमें रचना के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन सलमान जैसे इस तरह का झूठ बोलता है पुलिस वालों को, पुलिस को शक हो जाता है सलमान के ऊपर ही। लेकिन पुलिस को क्योंकि इससे पहले ही सलमान के मोबाइल नंबर का डिटेल्स निकाल चुकी थी, करीब दरअसल जब पुलिस डिटेल्स निकलवा के चेक किया था तो पता चला था कि आखिरी बार रचना ने बात जो किया था वो सलमान से ही किया था। पुलिस सारी डिटेल्स सलमान के सामने रख करके जब पुलिस पूछताछ करती है, अब सलमान के सामने भी कोई रास्ता ही नहीं बचता। कोई रास्ता जब नहीं बचा तो आखिरकार वो मजबूर हो गया, मजबूर होकर के अपनी सच्चाई को कबूल कर लिया। सलमान पुलिस वालों को बताता है कि 4 साल पहले प्रतापगढ़ बनारसी हाईवे पर जिस डेड बॉडी मिला था, 4 साल पहले वो मरने वाली व्यक्ति कोई और नहीं, लड़की कोई और नहीं बल्कि रचना ही थी। जब रचना के बारे में, उस हत्या के बारे में जब सलमान पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, तो लोगों का गुस्सा जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर टूट पड़ता है। जब ये खबर बाहर आती है, ये शुरुआत हुई थी घटना साल 2016 में, जब उसकी उम्र 19 साल थी। 12वीं की छात्रा थी रचना, जो देखने में बहुत खूबसूरत थी। रचना जब अपनी एक दिन स्कूल जा रही थी तो रास्ते में उसकी मुलाकात सलमान से हो जाती है। सलमान जब पहली मुलाकात में जब रचना को देखता है तो उसकी खूबसूरती को देख उसको दिल दे बैठता है अपना, और रचना के नजदीक पहुंचने के लिए सलमान उसके आगे पीछे अब घूमना शुरू कर देता है। अब वहां पर बार बार जब आगे पीछे रचना के करता है सलमान, तो उसको देख करके रचना को भी समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी कि उस सलमान उसको पसंद करने लगा है। एक दिन सलमान जब रचना से अपने प्यार का इजहार कर देता है, रचना भी सलमान के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद जो है रचना और सलमान के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अब दोनों के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरुआत होती है, रचना सलमान से बेइंतहा मोहब्बत करने लगती है। दरअसल रचना जो है सलमान से शादी करने का फैसला भी कर लेती है मन ही मन, लेकिन यह शादी जो है इतना आसान तो था नहीं, क्योंकि दोनों की जाति बिरादरी ही अलग ही नहीं थी, बल्कि रचना की माँ एक कट्टर हिंदूवादी थी। रचना को लगता है कि उसकी माँ सलमान से यह शादी किसी भी कीमत पे नहीं होने देगी। इसीलिए इस बारे में रचना जब सलमान से कहती है तो फिर सलमान उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जब समय आएगा हम दोनों देख लेंगे। धीरे धीरे इन दोनों का प्यार का प्रमाण जब चढ़ता है, एक दिन सलमान अपने दिल की बात जो है रचना से कहता है। दरअसल सलमान जो है रचना से संबंध बनाने की बात कहता है। अब जैसे इस तरह की बातें कहता है सलमान रचना को, रचना उसे साफ साफ मना कर देती है। रचना सलमान को जवाब देती है कि मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने वाली हूं जो शादी की बात किया जाता है। इधर सलमान जो है जो रचना को पाने के लिए एकदम से उतावला हो गया था। सलमान को जब पूरा वो यकीन हो जाता है कि रचना उसकी बात नहीं मानने वाली है, सलमान अब रचना को इम्प्रेस करने के लिए अपने नाम पर एक स्कूटी निकलवाता है और वो स्कूटी जो है रचना को दे देता है। रचना भी उस स्कूटी को लेकर के बहुत खुश हो जाती है, लेकिन स्कूटी देने के बावजूद भी सलमान का मनोकामना पूरा ही नहीं हो पाता है। इसके बाद सलमान जब रचना से संबंध बनाने की बात करता है तो रचना जब उसकी बात फिर नहीं मानती है, अब इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं।
जिसके कारण सलमान और रचना के बीच में दूरियां धीरे धीरे बनने शुरू हो जाते हैं। दोनों के बीच में जैसे दूरियां बनती है, अब सलमान जो है रचना से अपनी स्कूटी वापस मांगता है, लेकिन रचना जो है वो स्कूटी देने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं होती है। अब इसी बात को लेकर के जब दोनों के बीच में झगड़े तकरार लगातार होने लगते हैं, रचना अब सलमान से मिलना जुलना भी बंद कर देती है, जिसके कारण अब सलमान जो है रचना को और ज्यादा परेशान करने लगता है। अब इधर रचना जब सलमान से काफी परेशान हो जाती है, एक दिन इस बात की शिकायत जो है अपने घर परिवार वालों से वो कर देती है। इसी बात की जानकारी जब उसके भाई भोला को जब पता चलता है, भोला इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही जाकर के वो सलमान से मुलाकात करता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि तुम मेरी बहन को परेशान करना छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। हालांकि ये धमकी जो है सलमान को पहली बार किसी ने इस तरीके से दिया था। सलमान भोला के धमकी से डरने के बजाय रचना को और ज्यादा परेशान करने लगता है। रचना के घर परिवार वाले सलमान से इस प्रकार से परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार एक दिन थाने के भीतर जाकर सलमान के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। अब पुलिस जैसे मुकदमा दर्ज कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी सलमान के ऊपर हाथ नहीं डाल पाती, क्योंकि उसके पिताजी का राजनीति के भीतर बहुत पावर होता है। अब पुलिस सलमान और रचना के घर परिवार वालों को थाने में बुलाती है और इस मसले को बात करके सुलझा देती है। मामला तो सुलझ जाता है, लेकिन इस कारण से सलमान का ईगो हट हो जाता है। अब सलमान इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि उसी दिन ही रचना को इस दुनिया से हमेशा के लिए हटाने के लिए तय कर देता है। अब रचना को इस दुनिया से हटाने के लिए तो तय कर लेता है, लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल जो था, अब वो रचना को अपने नजदीक लाएगा कैसे। इसीलिए सलमान अब रचना को अपने नजदीक लाने के लिए अपने ही प्लान में अपने एक दोस्त लकी पांडे और मामा का लड़का सफीक को शामिल कर लेता है। इन दोनों के मदद से रचना के पास एक संदेश भिजवाता है कि जिसमें ये कहता है कि मेरे से गलती हो गई है, मेरी गलतियों को तुम माफ कर दो। जैसे ही ये मैसेज इधर रचना को मिल जाता है, रचना भी सलमान की गलतियों को माफ कर देती है एक ही झटके में, और दोनों पहले के जैसे एक दूसरे से मिलना जुलना फिर शुरुआत कर देते हैं। जैसे कुछ महीने का और समय बीतता है, इधर सलमान को जब पूरा यकीन हो जाता है कि रचना अब उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करने लगी, सलमान अब रचना को इस दुनिया से हटाने के लिए एक तारीख मुकर्रर कर लेती है। अब फिर इस तारीख को 16 अप्रैल 2016 के आसपास जो है सुबह के करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास कॉल करता है रचना के नंबर पे और उसको मिलने के लिए रेलवे स्टेशन बुलाता है। जैसे ही फोन करता है, रचना भी अपने स्कूटी निकालती है और धड़क से एकदम रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाती है, जहां पर रचना की मुलाकात जो है सलमान से होती है। अब सलमान रचना के स्कूटी को लेकर के बस स्टैंड के ऊपर खड़ा करता है और उसको अपने बाइक के ऊपर बैठा करके सीधे अपने घर पे पहुंच जाता है। उसके घर में एक बेसमेंट होता है। रचना को जब लेकर के बेसमेंट में जाता है तो रचना देखती है कि उसी बेसमेंट के अंदर जो है लकी और उसका मामा का लड़का सफीक भी वहीं पे मौजूद था। इन दोनों को जैसे वो देखती है, रचना को कुछ अटपटा सा लगता है। रचना जब वहां से भागने की प्रयास करती है, तीनों मिलकर के रचना को धर दबोचते हैं और रचना को फिर सलमान अपने पास से एक तेज धारदार हथियार निकालता है। उस हथियार को रचना के गले के ऊपर चला देता है, जिसके कारण से रचना की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद रचना की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, लाश को ठिकाने लगाने के लिए सलमान अपने मामा के नंबर पे कॉल करता है और अपने मामा से सारी बात बता देता है। सलमान के मामा कहता है कि तुम लोग वहीं पे रुको, ठहरो, मैं गाड़ी लेकर के आता हूँ। सलमान का मामा अपने फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर के उसके घर पे पहुंच जाता है और उसके बाद रचना की डेड बॉडी को एक बोरी के अंदर भर करके उसी गाड़ी में लोड करके रात्रि के समय अपने घर से निकल जाते हैं। दरअसल रचना की जो लाश होती है उसमें नहर में फेंकने का वो प्लान बनाते हैं। लगभग 3 से 4 घंटे तक गाड़ी को राउंड घुमाते हैं चारों तरफ, और लेकिन कहीं मौका ही नहीं मिलता इन सबको फेंकने का। अगले गाड़ी चलाते चलाते आधी रात को जो है प्रतापगढ़ और बनारसी नेशनल हाईवे के ऊपर जाते हैं और इसी नेशनल हाईवे के सड़क किनारे एक सुनसान जगहों पे रचना की लाश को फेंक देते हैं और उसके बाद से सब कोई वापस अपने घर चले जाते हैं। लेकिन ठीक उसके 1 घंटे के बाद जो सलमान फिर से उस घटनास्थल पे पहुंच जाता है, अपने साथ में बोतल के अंदर कुछ पेट्रोल लेकर के जाता है। उस पेट्रोल को रचना की लाश के ऊपर छिड़क देता है और आग लगा देता है। इधर उस लाश को बारे में अखबार के माध्यम से जब अगले दिन उमा शुक्ला को पता चलता है, उमा शुक्ला उस अखबार को लेकर के थाने पे पहुंची थी, पुलिस वालों से कही भी थी, लेकिन पुलिस इसके बावजूद भी ना तो उमा शुक्ला को घटनास्थल पे लेकर के पहुंचता है और ना ही उस लाश की शिनाख्त करवाता है पुलिस। लेकिन पुलिस भी तो कहीं ना कहीं सलमान के पिताजी के दबाव में ही काम करती थी।
तो वाकई में जब सलमान ये पूरी कहानी जब पुलिस वालों को बताता है ना, तो पुलिस सलमान के ही तहरीर पे, उन्हीं के कहने पे उसके मामा का लड़का शफीक और इन दोनों को भी अपने कस्टडी में गिरफ्तार करता है। लेकिन जब इसकी पूरी सच्चाई जब लोगों को पता चलता था, हर कोई एक ही बात कहता था कि काश अगर पुलिस ने इस केस को उसी समय अगर सीरियस तरीके से लिया होता, तो ये सारे अपराधी जो है 4 साल पहले ही जेल के अंदर होते। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। तब तक के लिए जय हिंद।